नमस्कार। शिक्षण अभिक्षमता का अपना टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हुए आज एक नई टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें है टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां। आज बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। क्या होती है शिक्षण विधियां? तो शिक्षण विधियां वे विधियां, वो तरीके, वो बातें, वो माध्यम जो एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को कोई बात समझाई जा सकती है, या कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी किसी बात को जितने आसान आसान तरीकों से समझ सकता है, वो सारे के सारे तरीके हैं वो वीडियो के रूप में माने जा सकते हैं। शिक्षण विधियां अध्ययन का सरलतम रूप जिसके द्वारा विद्यार्थी आसानी से सीख सकता है, उन तरीकों, उन माध्यमों को विधियां कहा जाता है। और ये विधियां अगर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं तो उसको शिक्षण विधियां कहा जाता है। यानी सीधी सटीक शब्दों में बात करें तो वो तरीके, वो बातें जिसमें शिक्षण में यूज किया जाता है और आज सरलतम से सरलतम रूप में एक विद्यार्थी है उन बातों को आत्मसात कर सकता है, सीख सकता है, उन्हीं को कहा जाता है शिक्षण विधियां। शिक्षण की विधियां मुख्य रूप से तीन तरह की होती हैं। एक होती है अध्यापक केंद्रित, दूसरी होती है छात्र केंद्रित और तीसरी होती है वो मिले जुले स्वरूप में होती हैं। अध्यापक केंद्रित में ये होता है कि अधिकतर विषय में अध्यापक है वो उन सभी चीजों में भूमिका ज्यादा निभाता है और छात्र मूक दर्शक बने हुए उन बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर आत्मसात करते हैं। उसमें से देखते हैं कि तीन तरह की विधियां हैं, अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित और मिश्रित विधियां। अपन बात करते हैं कि अध्यापक केंद्रित विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अध्यापक केंद्रित की। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां यानी वो विधियां जिसमें अध्यापक का रोल ज्यादा हो, अध्यापक की भूमिका ज्यादा हो और छात्र है वो मुक्त दर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, श्रोता के रूप में भूमिका निभाते हैं। ये सारी की सारी जो विद्या होती है वो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों में मानी जाती हैं। इसमें से बहुत ही प्राचीन प्रमुख जो विधि होती है वो होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि ये बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि में एक शिक्षक, अध्यापक है वो व्याख्यान देता रहता है, किसी एक विषय बिंदु पर व्याख्यान देता है और अधिकतर इनसे जुड़े जो सभी छात्र उन व्याख्यान को केवल श्रोता बनकर सुनते हैं। ये विधि है वो बहुत ही उपयोगी कारगर होती है क्योंकि एक कम समय में एक अध्यापक के द्वारा बहुत से अधिक बच्चों को, अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। हालांकि इसकी एक बहुत कमजोरी बात होती है कि हायर एजुकेशन कह सकते हैं या बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है, छोटी कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं मानी जाती है। तो ये विधि होती है व्याख्यान विधि होती है। दूसरी आती है इसी के साथ में जुड़ी होती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि वो विधि होती है जिसमें एक कक्षा के दौरान अध्यापक है वो किसी चीज का प्रदर्शन करता है। जैसे हम बात करते हैं विज्ञान जैसे विषयों की, तो विज्ञान जैसे विषयों में कोई भी चीजें हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन करके रखी जाती हैं। तो छात्र जो भी होते हैं वो उनकी जिज्ञासा वशीभूत देखता है और उनके बाद दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों होता जा रहा है, इसमें ऐसा क्या होने जा रहा है। तो वो जो क्या, क्यों, कैसे होते हैं, उन सभी का जो प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब है वो अध्यापक है वो बारी बारी से देता रहता है और छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करता रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है और छात्र आगे से आगे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये जो विधि कहलाती है वो कहलाती है प्रदर्शन विधि। ये विधि बहुत ही उपयोगी और अच्छी है क्योंकि इसमें भी कम समय में अधिक बच्चों को शामिल किया जा सकता है। इसमें बच्चों की जो क्यूरोसिटी है, एकाग्रचित्ता है, उन चीजों को बढ़ाया जा सकता है। बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है कि अब इसको ऐसा करने से क्या होने वाला, अब ऐसा करने से क्या होने वाला, ताकि उसकी एकाग्रचित्ता बढ़ती रहती है और वो सीखने के प्रति अग्रसित होता रहता है, हर चीज को सीखता रहता है। फिर इसी के साथ में एक चीज आती है जो अध्यापक केंद्रित होती है, वो होती है टीम टीचिंग, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। अब समूह में क्या होता है कि एक अध्यापक के द्वारा बच्चों के, विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं जिसमें जो भी संख्या होती है संख्या के अनुपात में समूह बनाए जाते हैं और समूह को किसी बात को लेकर विचार रखा जाता है कि वो ये इस बिंदु पर बात करेगा, वो उस बिंदु पर बात करेगा, वो इस बिंदु पर बात करेगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो बात रखी जाती है, जो विचार रखे जाते हैं, इससे विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, सीखने के लिए लालच होते हैं और सीखते रहते हैं। किसी विद्यार्थियों को जैसे कहा जाता है
कि पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या हो रही है इस पर मानव जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये एक को टास्क दे दिया। फिर दूसरे को कहा कि इसमें वनस्पति को क्या नुकसान हो रहा है, आप बात कीजिए। तीसरे का इसमें जल के जो है वो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, वो बात कीजिए। तो अलग अलग समूह के अलग अलग विद्यार्थी उस बातों पर विचार करेंगे और समूह के रूप में इसकी सारी चीजों को सीखते रहेंगे। नेक्स्ट इसी में एक नए समावेश के साथ में आता है, वो होता है वीडियो टीचिंग। वीडियो शिक्षण, जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो वो सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो शिक्षण का, क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के द्वारा बहुत सारी चीजों को है वो बताया जाता है और फिर विद्यार्थी उन सभी चीजों को सीखता रहता है। जैसे कि एक वीडियो बनाया जाता है अध्यापक के द्वारा और देश के कोने कोने में दूर दराज बैठे विद्यार्थी भी इसमें सीख सकते हैं। यानी इसमें दूरी है वो मायने रखते हैं, हजारों किलोमीटर की दूर बैठे विद्यार्थी भी इससे सीख सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भेजते रहते हैं ताकि उनका जवाब भी अध्यापक के द्वारा है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के साथ में आती है रिव्यू मेथड, समीक्षा विधि। अध्यापक जो भी बात बताता है उसके बाद में समीक्षा करता है कि कौन सी नीति, कौन से विचार, कौन सी बातें हैं वो बच्चों के लिए कारगर हुई है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है समीक्षा नीति या विधि, उस पर देखा जाता है। फिर इसी के साथ में आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में अध्यापक है प्रश्न करता रहता है और छात्र उसका जवाब देते रहते हैं, उसी विधि को कहा जाता है प्रश्नोत्तरी विधि। और इसमें छात्र भी उत्साहित रहता है, अध्यापक भी उत्साहित रहता है और ये टू वे कार्यक्रम चलता है, दोनों ओर से है वो शिक्षण है वो होता रहता है। तो इसको कहा जाता है प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन सी सारी विधियां होती हैं जो छात्र केंद्रित होती है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां ऐसी शिक्षण विधियां जिसमें छात्र या विद्यार्थी अधिक सम्मिलित हो, मानसिक रूप से उसमें सक्रिय हो, ऐसी सभी विधियां है वो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों के संदर्भ में मानी जाती हैं। अध्यापक इसमें केवल और केवल निर्देशन की भूमिका में, परामर्शदाता की भूमिका में या कह सकते हैं नियंत्रण की भूमिका में रहते हैं। यानी जो अध्यापक होता है वो भूमिका निभाता है वो भूमिका होती है पर्यवेक्षण की, निरीक्षण की और परामर्शदाता की। यानी वो ऑब्जर्वेशन, गाइडेंस और एडवाइस देता रहता है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। तो उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि आती है, उसका नाम है समूह परिचर्या, समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा इसमें विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और समूह बना के आपस में विद्यार्थियों को एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, छोटा सा काम दिया जाता है कि आप समूह द्वारा किसी बिंदु पर विचार कीजिए और इस पर बात कीजिए कि ये कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे एक समूह को दे दिया है कि यातायात के साधनों के जो नियम है उस नियमों की लिस्ट बनाइए। एक को ये कह दिया कि वर्तमान समय में जो यातायात की जो मुख्य समस्या है वो समस्या क्या है उस पर आप बात कीजिए। और एक को ये कह दिया कि यातायात का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर बात कीजिए। तो ये जो अलग अलग समूह बनाकर बच्चों को बोला जाता है और बच्चे उनमें जो अलग अलग अपने विचार देते हैं वही समूह परिचर्चा के रूप में माने जाते हैं। इसी के संदर्भ में आती है संगोष्ठी। आप इसे संगोष्ठी कहें या सेमिनार एक ही बात है। तो संगोष्ठी और सेमिनार विद्यार्थियों के लिए ये सेमिनार करना बहुत ही अच्छा रहता है और सेमिनार के द्वारा किसी एक मुख्य बिंदु पर बात रखी जाती है और जो बिंदु होता है उसमें विद्यार्थी भाग लेते हैं, एक मुख्य वक्ता होते हैं और जो वक्ता होते हैं उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। जैसे कि वर्तमान परिवेश में कंप्यूटर की उपयोगिता पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है तो उसमें बच्चे जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को है जो भी
उस ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, जो वहां पर बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है, उनसे प्रश्न करते रहेंगे और जो उद्बोधक होता है उन सभी प्रश्नों का है वो जवाब देता रहेगा। तो यह सेमिनार में जो प्रतिभागी भाग लेंगे वो अपने विचार भी रखेंगे, साथ साथ उनके जो भी प्रश्न होंगे उनका भी जवाब उनको है वो मिल जाता है। तो इस तरह का जो होता है उसको अपन संगोष्ठी या सेमिनार कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक ही विषय पर अधिक जनों के वो मत विचार लिए जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी इसमें एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और इसमें उद्बोधक होता है वो भी सक्रिय होता है और सब अपने विचारों के द्वारा एक नए विचार की ओर संकल्पित हो सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज होती है जिसका नाम होता है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा बहुत ही आवश्यक चीज होती है आज के समय में। यह है पैनल चर्चा में क्या होता है कि किसी बिंदु के लिए एक या किसी विषय के लिए एक एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट का एक वेलकम करने के लिए एक उद्बोधक भी होता रहता है और इस तरह से विषय विशेषज्ञों का इसमें चयन किया जाता है और विषय विशेषज्ञ होते रहते हैं। पैनल डिस्कशन में जो जिस विषय पर ये बातचीत करते रहते हैं उस बातचीत में आगे जो छात्र होते हैं वो श्रोता के रूप में होते हैं और वो सुनते भी हैं और अपने बात भी रखते हैं, अपने विचार भी रखते हैं ताकि पैनल से जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपना जवाब दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी अपने प्रश्न करते रहते हैं तो एक्सपर्ट अपना जवाब देता है या फिर वो स्वयं नहीं देते, उनके साथ ही जो भी विषय विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो उनका जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे मेथड को कहा जाता है पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन, पैनल मेथड। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये एक बहुत ही अच्छी विधि मान सकते हैं इसको, क्योंकि मस्तिष्क उद्वेलन यानी अगले के मस्तिष्क का पूरा मंथन करना। विद्यार्थियों को कुछ ऐसे बिंदु, ऐसी बात, ऐसे विचार दिए जाते हैं कि उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उनका पूरा का जो पूरा फोकस होता है वो अपने मस्तिष्क पर आ जाता है। तो मस्तिष्क की ऐसी क्रियाविधि से कहीं ना कहीं वो नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी तरह की जो विधि होती है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन कह सकते हैं। यानी एक विचार के द्वारा उनको सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल के बारे में आप क्या राय रखते हो, आपकी क्या धारणा हो सकती है? तो इस तरह के विचार दे दिए छात्रों को, छात्र अपने अपने पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं को एक अध्यापक के समक्ष वो बताते रहेंगे। तो इस तरह का जो विषय होता है वो मस्तिष्क उद्वेलन होता है, यानी उनके मस्तिष्क के द्वारा एक विचार है वो बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। परियोजना या प्रोजेक्ट यानी ऐसा कोई विषय, कोई बात या विद्यार्थियों के द्वारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है और उस प्रोजेक्ट के बारे में वो अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और उस पर अपनी पूरी एक व्यू रचना बनाते हैं। वही है वो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि कहलाती हैं। जैसे कि वर्तमान में तकनीकी के नवाचार के द्वारा शिक्षण को किस हद तक प्रभावित किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। इस पर बच्चों को काम करना होता है, बच्चे अपने अपने अनुसार काम करते रहते हैं, पूरी एक प्रोजेक्ट फाइल है वो तैयार करते रहते हैं और उसके बारे में जो जो भी स्टेप होते हैं उस सभी स्टेपों को बताते रहते हैं। तो इस तरह की जो विधि होती है वो परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड में आती है और इसमें विद्यार्थी पूर्ण रूप से वो एक्टिव होता है, लघुता से काम करता है, समूह भावना का विचार होता है, एक दूसरे के प्रति हम का भाव होता है, मदद लेने का भाव उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे और बुरे दोनों के कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन है की ओर वो विचार कर सकता है। तो ये होती है परियोजना विधि के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट आती है आपकी रोल प्लेइंग, पात्र, जिसको अभिनय विधि भी कह सकते हैं। अभिनय विधि कह सकते हैं आप। रोल प्लेइंग, इसको आप नाटक मेथड भी कह सकते हैं। यानी ऐसी विधि जहां बच्चे किसी न किसी का रोल प्ले करते हैं। जैसे बच्चों को रामायण के बारे में बातचीत करनी है तो बच्चे स्वयं रामायण के पात्र, कोई राम बनेगा, सीता बनेगा, कोई उसका भाई लक्ष्मण बनेगा, दशरथ बनेगा,
तो ये सारे के सारे पात्र के रूप में सारी बातें चर्चा करते रहते हैं, वही विधि होती है अभिनय विधि, नाटक विधि, रोल प्लेइंग विधि। अब इसमें जो भी पात्र होता है वो अपने आप को काफी हद तक एक रियल मानने भी लग जाता है और उसके जैसा अनुकरण करने भी लग जाता है। बच्चों में आत्मीयता का जुड़ाव हो जाता है, बच्चे दिल से जुड़े होते हैं, हम की भावना का विचार भी हो जाता है इसमें, और बच्चे इसमें पूरे लग्न के साथ काम करते हैं, पूरे डूब जाते हैं, तन्मयता के साथ काम करते हैं। तो ये जो है वो स्थायी शिक्षण हो जाता है, उनकी मेमोरी में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा जा सकता है, फिर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। तो ये जो विधियां होती हैं वो छात्र केंद्रित होती हैं। और फिर अपन बात करते हैं कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जो दोनों का मिला जुला स्वरूप है, उसको अपन कह सकते हैं मिश्रित मेथड या मिश्रित विधि, मिश्रित शिक्षण विधि, इसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का बराबर रोल होता है, दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, तो उसको कह सकते हैं मिश्रित। जैसे कंप्यूटर आधारित शिक्षण, ये भी एक मिश्रित कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। अब कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर क्या काम करता है, तो शिक्षक अपना काम करेगा, छात्र अपने काम करेंगे, दोनों के बीच में कोई भी बात होगी तो उसको क्लियरेंस किया जा सकता है। तो ऐसा जो शिक्षण होता है वो कंप्यूटर आधारित शिक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर अपन कह सकते हैं भ्रमण विधि, भ्रमण विधि यानी विद्यार्थियों को जगह जगह घूम घूम के नई नई चीजों के बारे में जानना। जैसे कि इतिहास के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को नए नए स्थानों पर जाना होता है, तो वहां उसके बारे में बताने के लिए शिक्षक का भी होना जरूरी है, तो जानने के लिए विद्यार्थियों का भी होना जरूरी है, ताकि उन सभी चीजों को आपस में एक दूसरे से देखा जा सकता, समझा जा सकता है। इसी में आती है आपकी इतिहास के दृष्टिकोण से देखें ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि इतिहास के दृष्टिकोण से जो भी किले, महल, मंदिर वगैरह होते हैं उसके बारे में जानना, खोज करना, बताना, और विद्यार्थियों को नई नई चीजों के बारे में बताना। तो विद्यार्थी भी जिज्ञासु होकर नई नई चीजों से प्रश्न जुड़े रहते हैं, वो प्रश्न पूछते रहते हैं, और अध्यापक उसमें बच्चों के जो प्रश्न होते हैं उनको जवाब देते रहते हैं। तो इसको ऐतिहासिक विधि भी कह सकते हैं। इसको डिस्कवरी मेथड भी कहा जा सकता है, कि उनको खोजना होता है, नए नए तरीकों से बातचीत करना होता है। फिर एक होता है सतत अनुकरण, जिसको सिमुलेशन भी कहा जाता है, यानी जो वातावरण किसी अन्य स्थान पर हो वैसा का वैसा वातावरण यहाँ पर उपलब्ध करवाना, इसको कहते हैं सतत अनुकरण, सिमुलेशन बोला जाता है इसको। और तो ये जो सिमुलेशन होता है, जैसे एक यहाँ पर किसी विद्यार्थी को कॉलेज की यथावत स्थिति के बारे में या एक कक्षा के बारे में बताना होता है, तो यहाँ के विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा 6, 7, 8 को मानते हुए अपने आप को ही मानते हैं और अपने आप को उसी अनुरूप मानते हुए काम करता है। तो ऐसी चीजें होती है वो सतत अनुकरण के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी एस्टिमेट विधि या हेरिस्टिक मेथड, हेरिस्टिक कहते हैं जिसको बोला जाता है अनुमापनी विधि। ठीक है, या अनुमानी विधि, अनुमानी विधि किसी भी चीज का अनुमान लगाना और अनुमान की गहराई तक जाना अनुमानी विधि कहलाता है। ये इतिहास के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि बच्चे जो जो भी पढ़ते हैं उनको शिक्षण करवाया जाता है, तो उनका अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर हो सकता है, अनुमान लगाइए। तो पृथ्वी है वो गति कितनी, सूर्य की गति क्या रहती है, पृथ्वी की गति क्या रहती है, चंद्रमा की गति क्या रहती है। तो ये सारे जो अनुमान लगाया जाता है उसको अनुमानिक विधि कहा जाता है। और फिर शिक्षक उनके वास्तविकता के बारे में, तथ्यों के बारे में बात करता है, वास्तविक आंकड़े उससे बता देते हैं। एक इसी में आती है जिसका नाम होता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। बच्चों की समस्या क्या है, अब समस्या शिक्षण से जुड़ी होती है, तो शिक्षण से जुड़ी बच्चों की जो समस्या होती है, जो टॉपिक होता है उस टॉपिक में बच्चों की जो भी समस्या होती है, उस समस्या का समाधान एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ऐसी विधि को समस्या समाधान विधि कहा जाता है। कई बार अध्यापक ही एक किसी समस्या है वो बच्चों के समक्ष रख देता है, तो बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं उस समस्या के बारे में अपनी अलग अलग राय देते हैं, और फिर अलग अलग राय को एक करके उनके सामने है वो फैलाया जाता है, बात की जाती है, तो ये कहलाती है समस्या समाधान विधि। तो ये सभी जो विधि होती हैं ये बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक सीखने के अवसर देती हैं, बच्चा इसमें सीखता है,
और कंटिन्यू सीखता रहता है, ताकि बच्चों को है वो बहुत सारी चीजें, मतलब कह सकते हैं कम समय में अधिक शिक्षण है वो किया जा सकता, प्रभावी बनाया जा सकता। तो ये शिक्षण की विधियां होती हैं। और शिक्षण जो होता है उसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं, उनको कहा जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, यानी कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे रोचक बनाया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। जिस तरह से एक सैनिक युद्ध में जाता है तो उसके पास हथियार होना आवश्यक होता है, वैसे ही एक शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए उसके पास ऐसी सामग्री का होना जरूरी होता है कि उसको बहुत ही अच्छा है वो बनाया जा सकता है। तो ये जो अच्छा बनाने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं संसाधनों को कहा जाता है शिक्षण में सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो जाती है, तो इसको अपन देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री तीन तरह से अपन समझ सकते हैं। ऐसी सामग्री जो दृश्य के रूप में हो, ऐसी सामग्री जो श्रव्य के रूप में हो, और ऐसी सामग्री जो दृश्य और श्रव्य दोनों के रूप में हो। तो इसको अपन तीन रूप में समझ सकते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दोनों का मिला जुला स्वरूप, दृश्य श्रव्य सामग्री। ये शिक्षण के सहायक सामग्री के रूप में मानी जाती हैं। तो ऐसी सामग्री जो केवल और केवल श्रव्य के रूप में मानी जाती है, यानी ऐसी शिक्षण की सहायक सामग्री जिसको केवल और केवल सुना जाता है, केवल मात्र सुना जा सकता है, और सुन के ही है वो अधिगम किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, जिसमें अपन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है रेडियो। रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है जहां दूर बैठे हजारों किलोमीटर द्वारा कोई बात कही जाती है और उसको सुना जा सकता है और सुन के सीखा जा सकता है, वो कहलाता है अपना रेडियो। एक ऐसा ही माध्यम होता है जिसको अपन कहते हैं टेप रिकॉर्डर, यानी कोई ऐसी चीज है जो कही गई है उस टाइम रिकॉर्ड की गई और जब जरूरत होती है तब उसको सुना जा सकता है, उसको अपन कहते हैं टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। और इसी के साथ में एक चीज होती है जो भाषा के संदर्भ में होती है, भाषा की गंतव्य से होती है, उसको कहा जाता है लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं वो श्रव्य के रूप में मानी जाती हैं, सुनी जा सकती है। इनमें जो भी सामग्री होती है इसको अधिगम करता सीखने वाला कभी देख नहीं सकता है, केवल और केवल इसमें सुन सकता है, सुनी सामग्री को सुना जा सकता है। अब बहुत सारी सामग्री होती है जिसको केवल और केवल देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। जैसे आप रोड पर यात्रा कर रहे होते हैं तो वहां पर इंडिकेशन लगे होते हैं, साइन लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, तो वो सारी की सामग्री सामग्री जो अपन कहते हैं वो केवल और केवल द्रव्य सॉरी वो सामग्री दृश्य सामग्री होती है, दिखाई देती है लेकिन उसको सुना नहीं देता। एक नोटिस बोर्ड पर लगी सामग्री चीज वो भी होती है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कौन कौन सी होती है, तो एक अपना नोटिस बोर्ड हो सकता है, वो भी दृश्य सामग्री में आ जाएगा कि नोटिस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको अपन ने समझ लिया और बातचीत हो गई। चार्ट, जैसे चार्ट भी इसमें आता है, चार्ट में जो चीज है उस पैराग्राफ उस मोनोग्राफ को अपन देखते हैं और समझ आते हैं, तो चार्ट है। जो मैप होता है, मानचित्रावली होती है, वो भी दृश्य सामग्री में आती है। मानचित्रावली, मानचित्र जो भी होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से हो, किसी अन्य दृष्टिकोण से, वो सारे के सारे हो सकते हैं। मॉडल्स, जो भी मॉडल्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं, तो अपन ले सकते हैं मॉडल्स। इसको आप प्रतिमान भी कह सकते हैं, तो ये मॉडल भी इसी का पार्ट माना जा सकता है। प्रतिमान भी इसी, जो भी मॉडल होते हैं उनको देखा जा सकता है और देख के ही उनके बारे में समझा जा सकता है कि वो क्या इंडिकेशन कह रहे हैं। मॉडल्स, जो ग्राफ दिए जाते हैं वो ग्राफ भी इसी का पार्ट होता है, तो अपन कह सकते हैं ग्राफ, ग्राफ्स।
उस ग्राफ को देख के, जैसे किसी भी ग्राफ को देख के, जनसंख्या के आंकड़ों को देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की जनसंख्या कितनी है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो सारे के सारे चित्र व रेखा चित्र, कोई पिक्चर देख के अपन उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो चित्र व रेखा चित्र भी इसी में आते हैं, चित्र एंड रेखा चित्र। अखबार, पत्र, पत्रिका, वो भी इसी का पार्ट होता है, पत्र पत्रिका है। यानी जिसको पढ़कर अपन समझ सकते हैं, वो सारे के सारे दृश्य सामग्री में ही माने जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कार्ड्स होते हैं जिसको कहते हैं फ्लैश कार्ड, वो भी इसी का हिस्सा माने जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स। तो ये सारी सामग्री आती हैं, वो आपके दृश्य सामग्री में आती हैं, जिसको देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता, वो सभी सामग्री अपने दृश्य सामग्री में मानी जाती है। फिर उसी के संदर्भ में अपन देखते हैं कि बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जिसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और फिर समझा जा सकता है। जैसे अपन बात करते हैं चलचित्र या मूवी, चलचित्र, सिनेमा, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो, ये सारे के सारे हैं जिसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, उसमें आवाज भी आती रहती है, वही सारी है। श्याम वीडियो आ जाता है, मूवी भी इसी का पार्ट माना जाता है, जैसे कोई मूवी वगैरह देखी जाती है वो भी इसको ही कह सकते हैं। टीवी, सबसे बड़ा जो चीज होती है, टीवी कहिए या टेलीविजन कहिए, वो भी इसका हिस्सा माना जा सकता है। श्यामपट, श्यामपट को अपन इसमें दृश्य सामग्री में लेंगे तो अच्छा रहेगा, यह श्यामपट इसमें आ जाएगा। और अगर अध्यापक बोलते हुए श्यामपट का प्रयोग करता है और आज की तरह के अगर स्मार्टफोन, स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है तो वो इसमें भी शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे विषय पर अपने को थोड़ा विचार करना होगा कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, वो 3 रूप में होती है, और ये जो होते हैं वो शिक्षण के सहायक सामग्री के रूप में होते हैं। यानी इसके द्वारा शिक्षण को बहुत ही अच्छा, रोचक बनाया जा सकता है, ताकि विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में काफी विकास हो सकता है। बच्चा बहुत ही कम समय में अधिक चीजें हैं वो सीखता रहता है। तो ये सारे की सारी चीजें हैं वो दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में इसमें जानी जाती हैं, बात की जाती हैं। तो आज के टॉपिक में अपन इतने डिस्कस कर रहे हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।